डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, मानसून के साथ ही इस बार भी देश के अलग अलग हिस्सों से अतिवर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल इलाका, राजस्थान का हड़ौती क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के 20 जिलों समेत बिहार और पश्चिम बंगाल में भी जल प्रलय के हालात बने हुए हैं। हजारों मकान डूब गए, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, फसलें चौपट हो गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में कोरोना संक्रमण के दौर में बड़ी आपदा बनकर सामने आई है। प्रश्न यह है कि बाढ़ आखिर क्यों आती है और इसका सामना करने के लिए मानव को क्या करना चाहिए। अतिवृष्टि तो बाढ़ का सबसे बड़ा कारण है ही, मगर इसके साथ ही मानव की गलतियां भी इसके लिए जवाबदेह हैं। लगातार कचरा बहाने के कारण नदियां उथली हो गई हैं, उनमें अत्यधिक गाद जम गई है। नदियों का कटाव रोकने में इनके गर्भ में मौजूद रेत की अहम भूमिका होती है, मगर अवैध और बेकाबू खनन ने नदियों के किनारे को भी खोखला कर दिया है। उनके बहाव क्षेत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। जब मनुष्य ने उनके क्षेत्र में प्रवेश किया तो वे भी आबादी का रुख करेंगी ही। साथ ही नदियों के किनारों पर पनपे जंगलों को भी अंधाधुंध लगातार काटा जा रहा है, जिससे नदियों में कटाव बढ़ा है। वहीं बांधों ने भी नदियों को बांधने की कोशिश की है। देश के कई इलाकों में बाढ़ इन बांधों के कारण भी आ रही है। ऐसे ही जो शहर नदियों के किनारों पर बसे हैं, उन्होंने तो नदियों के कैचमेंट क्षेत्र में ही सघन आवासीय क्षेत्र निर्मित कर लिए। ऐसे में पानी तो आएगा ही। तमाम चुनौतियों के उलट अगर हम नदियों के कुदरती बहाव के रास्ते तैयार करने की कोशिश करें तो इसमें बाढ़ नियंत्रण की संभावनाएं दिखती हैं। यह भी अहम तथ्य है कि जिन इलाकों में हर वर्ष बाढ़ आया करती है, वहां जमीनों के दाम अधिक नहीं होते हैं और ऐसे में आर्थिक तौर पर कमजोर तबके के लोग ही ऐसे जोखिम भरे इलाकों में आबाद होते हैं। ऐसे लोगों को अगर दूसरे स्थानों पर बसाया जाए तो उनके पास खुद को गरीबी के विषैले दुष्चक्र से आज़ाद होने का अवसर भी रहेगा। हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि नदियाँ इस भूक्षेत्र का, इसकी पारिस्थितिकी का अभिन्न अंग है। ऐसे में इंसानों को अपनी गतिविधियां प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा तय की गई सीमाओं के दायरे में रहकर ही संचालित करनी होगी। प्राचीन काल में जिस तरह मानवीय गतिविधियों को प्राकृतिक व्यवस्था के तालमेल से संचालित किया जाता था, उसी विचार को हमें नए सिरे से अपनाने के बारे में सोचना होगा। पाई पैरा चेंज। प्रधानमंत्री ने करगिल दिवस पर भारत छोड़ो अभियान का आह्वान किया था। इस आह्वान के दो अर्थ समझ में आते हैं। पहला, सबके बीच विश्वास पैदा करना और दूसरा, देश में सबके साथ मिलजुल कर काम करना। हम अपने देश में विश्वास आधारित शासन कैसे स्थापित कर सकते हैं? इस सवाल का
उत्तर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारे में दिखाई देता है। इस विचारधारा को हर स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। इस संदर्भ में हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। देश में सामाजिक सद्भाव और संतुलन स्थापित करना सबसे जरूरी है ताकि प्रत्येक नागरिक शांति से अपना जीवन यापन कर सके। एक सक्रिय उपभोक्ता की तरह वह अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सके। साथ ही डेटा और सांख्यिकीय प्रणाली को सटीक बनाना भी जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास राज्य की सूची से जुड़े विषय हैं। इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को उदारतापूर्वक संसाधन को उपलब्ध कराए। सरकार को जीएसटी परिषद को एक राज्य वित्त मंत्री परिषद में परिवर्तित करना होगा, जिसकी अध्यक्षता पुरानी वैट परिषद की तरह एक राज्य के वित्त मंत्री द्वारा की जाए। इस परिषद के क्षेत्राधिकार में जीएसटी से जुड़े व अन्य वित्तीय मामले होने चाहिए। वित्त आयोग को एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की अध्यक्षता में एक स्थायी निकाय में बदलना होगा, जो बजटीय आवंटन, जवाबदेही आदि को आधिकारिक रूप से संभाले। हमें प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। अभी के प्रशासनिक अधिकारी विकास की मानसिकता के साथ शासन करने में अक्षम हैं। इनमें से अधिकतर को जवाबदेही के विपरीत प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे सिस्टम में जवाबदेही की कमी रहती है। रंगे हाथों भ्रष्टाचार व दुर्भावना के मामलों को छोड़कर गलती करने वालों को शायद ही दंडित किया जाता है। भ्रष्ट अधिकारी प्रभावी जवाबदेही प्रणाली के अभाव में बहाल ही नहीं, पदोन्नत तक हो जाते हैं। जैसा कि हम संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, इस दृष्टिकोण को शासन प्रणाली में सम्मिलित करने के लिए पीएमओ और सीएमओ में एक नीति समन्वय इकाई की जरूरत है। इसकी अध्यक्षता एक विख्यात विशेषज्ञ द्वारा होनी चाहिए ताकि नीति समन्वय में मदद मिल सके और निवेशकों की शिकायतों का समाधान हो सके। भ्रष्टाचार और गैर समावेशी तरीके से तैयार किए गए कानून हमारे व्यवसाय करने व जीवन यापन में प्रमुख बाधाएं हैं। वास्तव में 1991 के आर्थिक सुधारों ने हमारी अर्थव्यवस्था को लाइसेंस राज से मुक्त तो कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर राज से नहीं बचा पाए। हम जानते हैं कि संकट की स्थिति भारी परिवर्तन की राह पर ले जाती है। 1991 में आर्थिक सुधार गंभीर वित्तीय समस्याओं के कारण शुरू हुए थे। इन सुधारों ने ज्यादातर नागरिकों को लाभ पहुंचाया है, जिसमें 30 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालना शामिल है। अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। अदालतों का बोझ कम करने के लिए व्यापक न्यायिक सुधारों की आवश्यकता है। साथ ही सतत विकास को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद से अधिक समावेशी संकेतकों को आधार बनाने पर ध्यान देना होगा। पाई पैराचेंज। हम ईश्वर को क्यों याद करते हैं, उसके प्रति आकर्षण और विश्वास का कारण क्या है? हमें इन सवालों पर विचार मंथन करने की जरूरत है। कहीं ईश्वर को याद करने के पीछे हमारा उद्देश्य यह तो नहीं कि हम उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करने की चाह रखते हैं। क्या हम अपनी तकलीफों के समाधान के लिए, अपने लाभ के लिए ही ईश्वर को याद करते हैं? यदि ऐसी
बात है तो हमारा विश्वास छिछला रह जाता है। हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ईश्वर को याद करते हैं और अपना काम हो जाने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। स्टॉप।